हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर तक सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने समनिंग सेशन को देखा, एडजर्नमेंट को देखा, एडजर्नमेंट सेनेडाई को देखा, प्रोरोगेशन के बारे में जाना, डिसोल्यूशन के बारे में जाना। हमने मेजर डिफरेंसेस जाने, एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज़ वो डिसोल्यूशन से कैसे अलग होता है। कोरम के बारे में जाना कि मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं अगर वो प्रेजेंट हो तो उनके साथ ही जो हाउस है उसकी बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह जो भी हैं, जो बिज़नेस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी कि जो मीटिंग्स हैं सिटिंग्स हैं वो आगे हो सकती हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो प्रेजेंट ना हो तो ऐसा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एंड वो दोनों हाउसेस में जो रूल है वो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द ईच हाउस कोरम का क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करते हैं वोटिंग इन हाउस। सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं, ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, या फिर किसी मुद्दे पर दोनों हाउसेस की आपसी सहमति नहीं है, तो मान लो वहाँ पर हुई है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। वेरी गुड। जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट बुलाता है। ये इनिशिएट करता है ये वाला एफर्ट, दोनों हाउसेस को बोलता है कि एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर जो डेडलॉक चल रहा है आओ बैठकर बात करो। एंड जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? यस। एंड स्पीकर कौन से हाउस का पर्सन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो सारे के सारे मैटर, चाहे वो किसी एक हाउस की सिटिंग हो या फिर जॉइंट सिटिंग हो, तो इतनी बात आप याद रखना, किसी भी तरीके का मैटर हो, दे आर डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उन मेंबर्स के जो कि उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है ना जैद श्रेया, वो प्रेजेंट है एंड वो वोट कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्यों? क्योंकि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है ही नहीं, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर तो वैसे भी वोट नहीं करेंगे, राइट? सही है वाली बात। सिर्फ कुछ ही मैटर्स जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। मैं आप लोगों को एक वर्ड बता देना चाहता हूँ। देखो, प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है ना, इसको श्रेया जैद रिमूव ना कह के ना एक स्पेशल वर्ड के साथ कोनोटेट करा जाता है, वो होता है इम्पीच करना। यानी कि कुल मिलाकर श्रीराम इम्पीच जब वर्ड बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो रही है, तो हम प्रेसिडेंट के रिमूवल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वी आर यूजिंग अ स्पेशल टर्म इम्पीचमेंट, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू मैटर्स जो कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है पार्लियामेंट को, इनको रिमूव करने का प्रोसीजर एंड सो ऑन, इनके लिए बस हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी की, ठीक है। तो ये आप एक लिस्ट बना सकते हो कि किस किस चीज़ के लिए कैसी कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है, ओके, अलग से। नंबर 1, प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना हो, रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ये फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर तो वोट नहीं करते, बट ये अपना कास्टिंग वोट ज़रूर डालते हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, राइट। जो हाउस, हाँ, तो जो हाउसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ना वैलिड मानी जाती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथराइज्ड वोटिंग और पार्टिसिपेशन और एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। ये वाली बात ध्यान से सुनना। हाउसेस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी प्रक्रिया चल रही है किसी बिल को पास वगैरह करवाने की, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, उसको वैलिड ही माना जाएगा इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अनऑथराइज वोटिंग हुई है, कोई पार्टिसिपेशन अनऑथराइज तरीके से हुई है, या किसी भी प्रकार की वैकेंसी अगर जो हो गई है,
ऐसा होने को कुछ भी हो सकता है, ये लाइन मतलब कंप्लीट नहीं है, इसका कोई एक्चुअली क्या है कि अच्छी तरीके से मीनिंग निकल कर नहीं आता सर। इसका चलिए सिंपल सा मतलब ये है कि अगर चलो मान लो कि सही तरीके से नहीं भी हुई है, यहाँ पर वर्ड देखो अपने आप में एक गलत लग रहा है हमें, अनऑथराइज है ना, और उसको वैलिड माना जा रहा है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में सारी चीज़ें वैलिड हैं, लेकिन अगर उनको कुछ भी लगेगा कि ऊपर नीचे हुई है, ऊंच नीच हुई है, सही तरीके से वोटिंग नहीं हुई है, एक मेंबर जो डिसक्वालीफाइड था वो भी वोटिंग करने आ गया है, तो क्या वो उसको उस पर्टिकुलर सेशन से, उस पर्टिकुलर वोटिंग सेशन से बर्खास्त कर सकते हैं क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, डेकोरम मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है ना। उसके बाद आप उस वाली लाइन को छोड़ो, हाँ, जब तक उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना तब तक हर चीज़ वैलिड है, वही है, तब तक हर चीज़ वैलिड है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर टू बी वैलिड इरिस्पेक्टिव ऑफ के वहाँ पर अनऑथराइज वोटिंग भी हो गई हो, कोई पार्टिसिपेशन हो गई और कोई वैकेंसी हो गई। जैसे बड़े सारे लोग क्या कहते हैं जैद स्पीकर से बोलते नहीं रह जाता कि स्पीकर महोदय आप देखिए, या फिर चेयरमैन महोदय आप देखिए, ये आप हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। कई लोग, जैसे आपने देखा होगा जैद कि ममता बनर्जी कई बार पेपर उठाकर जो है असेंबली के अंदर, हालांकि ये वाली बात तो पार्लियामेंट की हो रही है, लेकिन कई बार विधानसभा वगैरह में भी जो सीएम वगैरह होते हैं, कोई एमएलए है या एमपीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो पेपर फेंक जाते हैं इनके मुंह पर, चेयरमैन के और स्पीकर के, है ना, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तब तक वैलिड हैं जब तक वो कुछ मतलब कह नहीं रहा है। कुल मिलाकर बात ये है, अगर वो अपनी पावर को यूज़ करने पे आ गया तो कोई भी नहीं टिकेगा फिर उसके सामने, तब तक वो चीज़ें वैलिड हैं जब तक वो सहन कर रहा है। बस ये वाली, ये इस लाइन का मतलब ये है। अब क्या है, राइटर कह रहा है फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग प्रोसीजर इन लोकसभा। इसको देखते हैं कि जब लोकसभा में वोटिंग होती है तब क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। जब भी किसी डिबेट की कंक्लूजन होती है, स्पीकर शैल पुट द क्वेश्चन, एक डिबेट है, एक मुद्दा है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, वो कंक्लूड हो गया। अब जो वो क्वेश्चन था किसी एक मेंबर ने पुट करा होगा, या कोई एक जो डिबेट का जो टॉपिक था जो किसी ने पुट करा होगा कि इस चीज़ के ऊपर हमें चर्चा करनी है, और अगर अब उसके ऊपर और ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन की ज़रूरत है या फिर कल को वोटिंग की ज़रूरत है, तो जो स्पीकर हैं, ही और शी शैल पुट द क्वेश्चन एंड इनवाइट दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन टू से। जो लोग फेवर में होते हैं तो वहाँ पर ना येस और नो की जगह, नो तो नो ही रहता है, येस की जगह बोला जाता है आई। एंड दोस्त जो कि अगेंस्ट में होते हैं उस मोशन के, केस के ऊपर चर्चा वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो बोलते हैं नो, ठीक है। ये वाली चीज़ कौन करेगा, स्पीकर करेगा कि दूसरे एमपीज करेंगे लोकसभा में? स्पीकर, ठीक है। लेकिन कब? जब एक डिबेट जो है पूरी की पूरी वो कंक्लूड हो चुकी है। स्पीकर शेल देन से, अगर आए ज़्यादा हैं यानी कि येस वाले ओपिनियन ज़्यादा हैं एंड नो वाले कम हैं, तो स्पीकर जो है मुद्दे के हिसाब से बोल देगा, जैसा भी सिचुएशन बन रखी है। आई थिंक द आइज और द नोज, जैसा केस बने, हैव इट, यानी ये जीत गए हैं। अगर स्पीकर का जो ओपिनियन है किसी भी क्वेश्चन को लेकर वो चैलेंज नहीं होता है, वो 2 बार बोलेगा द आइज और द नोज, जैसा भी है, हैव इट। 2 बार में वैलिडेशन होती है इस बात की, स्पीकर की बात की। और उसके बाद द क्वेश्चन बिफोर द हाउस शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली, मतलब वही देखेगा। ऐसे बहुत सारे एक दिन के अंदर जब भी ये सेशंस वगैरह चल रहे होते हैं, सिटिंग चल रही होती है, तो यहाँ पर राइटर आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं स्पीकर के सामने, तो स्पीकर उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे मुद्दों में बार बार यही बोलता रहता है कि आइज हैव इट, आइज हैव इट, या फिर अगर अगेंस्ट में तो नोज हैव इट, नोज हैव इट, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो आइज डज नॉट हैव इट, ऐसा नहीं होता है। यानी कि फेवर वाले ज़्यादा हैं, फेवर वाले ज़्यादा हैं, इसके अगेंस्ट वोटिंग हो रही है, इसके अगेंस्ट वोटिंग हो रही है, ये बताता है स्पीकर। ओके, वो ये बोलता है बस।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी ना, इस वाली लाइन को भी देख लो आप लोग। इफ़ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट चैलेंज। एक बार उसने बोला कि उसे ऐसा लगता है डैट आइज हैव इट। अब आपको क्यों लगता है ऐसा? यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये वाली लाइन क्यों लिखी हुई है, इफ़ द डिसीजन, ये जो स्पीकर का डिसीजन है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी डिबेट या किसी भी मुद्दे को लेकर, अगर ये चैलेंज नहीं होता है तो देखो क्या होता है कि जैद वहाँ पर ना स्पीकर एक टॉप की कुर्सी पे, आपको पता ही, आपने देखा होगा, वो बैठा रहता है काफ़ी ऊंची पोजीशन पे, है ना, मतलब हाइट पे बैठा रहता है, तो वो वहाँ से सारे मेंबर्स को देखता है। अब हाउस के अंदर जब उसे ये दिखता है ना कि ज़्यादातर लोग इसके फेवर में, अब वो गिनता तो है नहीं, तो श्रेया वो मोटा मोटी एक मतलब जनसंख्या को देखते हुए कि किसका ओपिनियन कहाँ पर जा रहा है, तो वो कह देता है कि आइज हैव इट, नोज हैव इट। लेकिन किसी अगर एमपी को ये लगे ना, अगर हम ये कहें कि नहीं यार ये 50-50% डामाडोल मामला चल रहा है, एक बारी काउंटिंग करवा लो, ठीक है, स्पीकर ना वहाँ पर गिनता नहीं है कि किसके फेवर कितने आए, कितने लोग येस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, वो मोटा मोटी बस एक ना एरियल व्यू लेकर उसका एक ओपिनियन दे देता है अपना वहाँ पर बैठ के। तो वहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, अगर चैलेंज नहीं होती है वाली चीज़ कि काउंटिंग करवा लो या ऐसा कुछ करवा लो, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है डैट दूसरी बार वो फिर से बोलता है एंड फिर वो डिसीजन लॉक हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, इफ़ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज चैलेंज, आ गया ना वो वाली चीज़, ठीक है। ही शैल ऑर्डर दैट द लॉबी बी क्लियर। लॉबी बी क्लियर का मतलब क्या है, जितने लोगों ने ओपिनियन के फेवर में या उसके अगेंस्ट में आए या फिर नो बोला है, यानी कि नॉर्मल एमपीज, इनके अलावा सारे लोग यहाँ से चले जाओ, कोई भी छोटे मोटे जो भी ऑफिसर हैं वो सारे लोग यहाँ से चले जाओ, सो डैट काउंटिंग बिकम्स ईजी। समझ रहे हो श्रेया? मैंने बोला ना अभी एरियल व्यू देखकर एक ऊपर से एक नज़ारा लेता है ना, लेकिन अगर किसी ने चैलेंज करा नहीं सर काउंटिंग करवा लो, आपको गलत लग रहा है, ठीक है, नो वाले ज़्यादा हैं, तो स्पीकर बोलता है ओके लेट द लॉबी बी क्लियर। अब क्या होता है, एक रूल होता है लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखी हुई है, अब ऐसा मत सोचना है ये इतने मिनट इतने सेकंड क्यों। आफ्टर द लैप्स ऑफ लगभग 3.5 मिनट 3 मिनट एंड 30 सेकेंड्स ही शैल पुट द क्वेश्चन अ सेकेंड टाइम एंड फिर वो डिक्लेयर करता है वेदर उसके ओपिनियन में आइज और नोज हैव इट या जैसे भी सिचुएशन बने। मतलब अब लॉबी क्लियर हो गई है तो अब उसको क्रिस्टल क्लियर लोग दिख रहे हैं, ठीक है, आराम से देखिएगा उस 3.5 मिनट का टाइम लेकर। अगर फिर से इसका जो ओपिनियन है, इफ द ओपिनियन सो डिक्लेयर्ड इज अगेन चैलेंज, ठीक है, he or she shall direct that votes be recorded either by operating the automatic vote recorder, ठीक है, और by using I and no slip। अब होगी प्रॉपर तरीके से काउंटिंग इन द हाउस और by the member going into the lobbies। एक एक करके बाहर निकल के काउंटिंग कर लो, या फिर ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर एक मशीन के थ्रू कर लो, या फिर एक जो स्लिप होंगी उसके थ्रू कर लो, जैसा भी उसको ठीक लगे, जैसी भी व्यवस्था बने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ रहे हो चीज़ को? यानी कि जो प्रॉपर तरीके से वोटिंग होगी, अभी तक वो अपने ओपिनियन के बेसिस पर मतलब कह रहा था दूर से देखकर कि हाँ आइज हैव इट और नोज हैव इट। अब लेकिन फिर से अगर किसी को लगता है कि स्पीकर महोदय जी हमारे हिसाब से तो नोज हैव इट, आप कह रहे हो आइज हैव इट, सेकेंड टाइम अगर फिर से चैलेंज होता है स्पीकर का ऐसा कोई डिसीजन सेकेंड टाइम, तब यहाँ पर ये चीज़ होती है जैद श्रेया, प्रॉपर तरीके से फिर आप कह सकते हो कि वोट्स की काउंटिंग होती है। काउंटिंग करने के नीचे अलग अलग प्रोसीजर गिवन है, समझ गए? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर इस पैराग्राफ में मैं आपको सिंपली ये पूछूं कि आई और ये नोज क्या है, आई है यस, नोज क्या है नो, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर स्पीकर के ओपिनियन में द डिवीजन इज अननेसेसरीली क्लेम्ड,
ठीक है, मतलब अगर उसको ये लगता है जानबूझ के ये लोग ना इंटरफेयर कर रहे हैं शरिया, उसको दिख रहा है साफ तरीके से कि यार आए वाले ज़्यादा है, नो वाले ज़्यादा है, ये फालतू में कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटिंग करवा लो, वो करवा लो, अगर ऐसा कुछ भी अगर उसे लगता है, ठीक है, वो सिंपली ये करेगा, ही में आस्क द मेंबर्स हु आर फॉर आई एंड दोज हु आर फॉर नो, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, एंड वो खुद या फिर इसके आसपास जो भी एक दो लोग होंगे ये कहेगा काउंटिंग कर लो और डिसाइड कर लो कि आए वाले ज़्यादा है कि नो वाले ज़्यादा है। इन सच केस नेम ऑफ द वोटर्स शेल नॉट बी रिकॉर्डेड, मतलब जब वो ये बोलेगा ना, मान लो कि बगल में कोई मेरे खड़ा हुआ है बंदा, मैंने उससे कहा हाँ भाई काउंटिंग करना ज़रा इनकी, अब मैं भी देख रहा हूँ, जैसे दिमाग में गिन रहा हूँ मैं भी, मैं नेम नहीं लूँगा उससे कि लो इन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिखो, इन्होंने नो बोला, उस एमपी का नाम लिखो, इन्होंने यस बोला, नेम नहीं लिए जाएंगे, नॉर्मल जो है वो काउंटिंग करी जाएगी बस, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। क्लास में मतलब मान लो कि टीचर को कन्फ्यूजन है कि कितने लोग मतलब किसी पिकनिक ट्रिप के अगेंस्ट में या फेवर में या जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, अब वो 50% क्लास बैठी हुई, तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम आप गिनवा कर देख लो एक बारी, तो ये वही चीज़ है बस। ये वाली बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, कैसी लैंग्वेज यूज होती है पार्लियामेंट के अंदर? गाली गलौज और वाहियात लैंग्वेज यूज होती है वैसे तो, लेकिन थ्योरेटिकली कुछ और लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर कर रखा है इंग्लिश और हिंदी ये पार्लियामेंट की लैंग्वेजेस के तौर पर यूज होगी उसके बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसी भी एमपी को ये भी बोल सकता है कि अगर आप हाउस को एड्रेस कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो आप अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बाकी मेंबर्स को कैसे समझ में आएगा? आपने कभी कभार देख रखा होगा ना कि ये लोग कुछ एक हेडफोन लगाकर बैठते हैं कुछ एमपीज, तो उसके अंदर देयर आर अरेंजमेंट्स फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन, इमीडिएट ट्रांसलेट होती रहती है बात उनकी, ठीक है। हालांकि जो इंग्लिश थी उसको डिसकंटिन्यू होना था फ्लोर लैंग्वेज। फ्लोर लैंग्वेज मतलब क्या है? पार्लियामेंट के अंदर बोले जाने वाली सोल लैंग्वेज, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है? 26 जनवरी 1950। 1950 से 15 साल, 2 लोग 65 हो गए। वहाँ से इंग्लिश जो थी वो डिसकंटिन्यू होनी थी स्लोर लैंग्वेज। लेकिन किसको दिक्कत होगी? किसने बोला होगा जैद कि नहीं यार इंग्लिश को रखना चाहिए? सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स तो होता क्या है, उनके प्रोटेस्ट के चक्कर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 आता है, जिसके तहत इंग्लिश जो है उसको हिंदी के साथ साथ कंटिन्यू करा गया। ज़्यादातर जो ये नेता वगैरह थे और जो लोकसभा के सारे एमपीज़ थे वो जनरली क्या चाहते थे कि फ्लोर लैंग्वेज हिंदी को ही रखा जाए। लेकिन ऐसा देखा गया भाई काफ़ी कम मात्रा में, मान लिया भली, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मात्रा के अंदर कुछ एमपीज़ सदर्न स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करने आते हैं, ठीक है। तो वो लोग नहीं है कंफर्टेबल हिंदी के अंदर, वो क्यों लगाएंगे हेडफोन श्रेया, है ना, ट्रांसलेट करने के लिए या फिर ट्रांसलेशन को सुनने के लिए। तो इस वजह से इंग्लिश को कंटिन्यू करा गया अलॉन्ग विथ हिंदी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें निकल कर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस हैं पार्लियामेंट के अंदर बोले जाने वाली। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये बोल सकता है कि आप अपनी मदर टंग में भी ये चीज़ बोल सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो वो आपके साथ खेलेंगे कैसे, वो ये बोल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है इंग्लिश हिंदी प्लस मदर टंग। मदर टंग वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कर रखी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिट कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो वो रूल्स के अंदर आ जाएगा।
डन। उसके बाद राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब ये जितने भी लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं, जो एमपीज़ हैं, इनके एडिशन में हर एक जो मिनिस्टर होता है, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल एमपी और एक मिनिस्टर में? क्या मिनिस्टर भी एमपी है? बिल्कुल, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, हर एक मिनिस्टर एमपी है क्या? बिल्कुल है। वो अलग बात है कि कुछ टाइम के लिए वो बन सकता है, फिर बाद में अपनी एमपीशिप प्रूव कर दे, लेकिन हर एक मिनिस्टर एमपी है, ठीक है। लेकिन क्या हर एक एमपी मिनिस्टर है? नहीं। तो मिनिस्टर कौन से एमपीज मिनिस्टर बनते हैं? हाँ, मतलब ऐसी पार्टी जिसने अपनी मेजोरिटी लोकसभा के अंदर प्रूव कर रखी हो एंड वहाँ से उन्होंने सरकार बनाई हो, तो कुछ जो एमपीज हैं उनको पीएम इनवाइट करेंगे टू ज्वाइन द मिनिस्ट्री और कुछ पोर्टफोलियो के चार्जेस देंगे, है ना, वो बन जाएंगे, वो एमपीज बन जाएंगे मिनिस्टर। इसके अलावा देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? वेरी गुड। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ना लॉ ऑफिसर बोला जाता है। यानी कि जब भी कोई केसेस होते हैं ना, जैसे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं दिस पर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो अब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, एक पर्टिकुलर बंदे ने तो अपना एक जो लॉयर है वो हायर कर रखा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारी बातें बोलने की ज़रूरत है कोर्ट वगैरह के सामने, तो उसकी तरफ से कौन आएगा? उसकी तरफ से आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दे हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, किसी भी जॉइंट सिटिंग के अंदर या किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर, ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। लेकिन बस यहाँ पर याद रखना, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बोलने का अधिकार है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट की जो कमेटी है जिसके वो मेंबर हो। कंडीशन ये है, कोई भी जो पार्लियामेंट कमेटी, ऐसा नहीं किसी भी कमेटी के अंदर जाकर बैठ के कुछ भी बोलने लगेंगे, जिसके वो मेंबर हो, सारे अधिकार हैं, बस वोट नहीं कर सकते वो। ठीक है, क्या क्या? नहीं, मिनिस्टर वाली बात तो अलग है, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है बेसिकली। हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, वो तो मिनिस्टर तो अंडरस्टूड है यार, देखो ना, वो तो एमपी हैं यार, वो क्यों नहीं करेंगे वोट। अब इस प्रोविज़न के पीछे दो रीजंस हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूलना मत, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। एक जो मिनिस्टर है, he or she can participate in the proceedings of the house of which he is not a member। अभी देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एक पर्सन जो कि एमपी है लोकसभा का, क्या वो राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्टर यस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस। आपको ये बोलना चाहिए, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर वो एमपी क्या है, मिनिस्टर। इन अदर वर्ड, अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा, यानी कि एक ऐसा एमपी है जो कि मिनिस्टर बना है लोकसभा से, ठीक है, वो लोकसभा का एमपी है और वहाँ से मिनिस्टर बन गया, वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस और ऐसी एक पर्सन जो एमपी राज्यसभा से और वो मिनिस्टर बन गया करंट सरकार के अंदर, वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, a minister who is not a member of either house, ये कैसे पॉसिबल है बताना जरा। किसी भी हाउस से वो एमपी नहीं और मिनिस्टर कैसे बन गया? ये चीज़ हो जाती है कितने महीने, 6 मंथ्स के लिए, बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करनी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली ये राइटर हमसे कह रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो है मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग अ MP फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, कि वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो यानी कि MP ना हो और वो फिर भी मिनिस्टर बन गया हो। इसके बाद उसको अपनी MP-शिप प्रूव करनी पड़ेगी किसी भी हाउस से, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई ना। आगे लेम डक सेशन, इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा। अभी लास्ट सेशन कब होता होगा एग्जिस्टिंग लोकसभा का? जनरली नॉर्मल अगर पहले से भंग ना करा जाए, कुछ छेड़खानी ना करी जाए, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर यानी कि 5th ईयर आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश में ना क्या होता है, इतना आप समझने की कोशिश करो, सोचो यार, हम लोग पूरे 5 साल कंप्लीट होने का वेट थोड़ी ना करेंगे जैद कि उसके बाद हमें चुनाव करवाने हैं। चुनाव पहले हो जाते हैं। जो करंट लोकसभा चल रही होती है ना, जब उसका 5th ईयर बिल्कुल एंड में चल रहा होता है, तब तक नई लोकसभा जो है वो चुन ली जाती है, वोटिंग होकर सब इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। अब बस हम पुरानी लोकसभा की कंप्लीशन का वेट कर रहे होते हैं 5 साल का, क्योंकि हम गैप नहीं रख सकते। गैप इसलिए नहीं रख सकते, लोकसभा के पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद चुनाव करवा रहे हैं अगर हम लोग, तो फिर देश को कौन संभालेगा उतने टाइम गैप में? ना कोई सरकार होगी और लोकसभा भी नहीं है, बताओ। जनता की कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो जनता की रखवाली कौन करेगा? उनके लिए कानून कौन बनाएगा? व्यवस्था को कौन देखेगा? समझ रहे हो सब बातें, ठीक है। तो व्हेन अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, तो जो एग्जिस्टिंग लोकसभा होती है उसका जो लास्ट सेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लेम डक सेशन। वो जो मेंबर्स होते हैं एग्जिस्टिंग लोकसभा के, जो कि नई लोकसभा के अंदर दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सके, उनको बोला जाता है लेम डक्स। यानी कि अभी करंटली वो लोकसभा में थे, फ्रेश इलेक्शंस हुए, अब उनको पता लग गया, क्योंकि अभी तो वो एग्जिस्टिंग MP है, अभी खत्म होने में बिल्कुल एंड चल रहा है, खत्म होने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ 1-2 महीने बाकी होंगे, ठीक है। लेकिन अब उनको ये पता लग गया कि हम दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए, अब हम MP नहीं होंगे, नई लोकसभा के अंदर नहीं जा पाए, उनको बोला जाएगा लेम डक्स, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।